हेलो बच्चों, वेरी 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 गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी के सभी। तो बच्चे आज जो होने वाला है आपका मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस, यानी कि जो विविध प्रश्नावली है आपकी, उसके पहले विविध उदाहरण है। ठीक है, प्रश्नावली से पहले आपको कुछ उदाहरण दे के रखे हुए हैं। आज उन्हीं विविध उदाहरणों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो विविध उदाहरण की आज हम बात करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला आपके पास उदाहरण है यहां पर विविध उदाहरण के अंदर, वो है उदाहरण नंबर 38। उदाहरण नंबर 38 के अंदर आपको बोला जा रहा है कि x के सापेक्ष, क्या बोला बच्चे, क्या बोला, हाँ, x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए। तो आपको अवकलन निकालना है। यहां पे दो क्वेश्चन देके रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। इन दोनों की बात में इन दोनों की चर्चा करेंगे, लेकिन एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, तो यहां पर हम क्या ले लेते हैं भाई, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, या इसको मैं y बराबर अगर लिख दूं, इसको अगर मैं y बराबर बच्चे लिख देता हूं, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसी को ही मैं लिख सकता हूं। देखिए ध्यान से, 3x + 2 की घात, ठीक है, 1/2, क्योंकि आपको पता अंडर रूट में है तो 1/2 आएगा, प्लस यहां पर हो जाएगा क्या, 2x² + 4 की घात, ये 1/2 नीचे है, लेकिन जब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। आप सब लोग जानते हो भाई कि अगर नीचे x की घात ये है तो मैं इसको लिख सकता हूं x की घात -n। अब यहां पर ये अगर अंडर रूट यानी वर्गमूल होता है तो इसकी घात 1/2 होती है। ये बात भी आप जानते हो कि अंडर रूट x को हम लिखते हैं x की घात 1/2, और अगर ये बटे में है तो ऊपर चली जाएगी, यानी कि 1/x की घात 1/2 बन जाएगा x की घात -1/2, इस रूल से। ठीक है, तो आई होप ये सारे रूल्स आपको पता है, ये सारे नियम कायदे कानून आपको पता है। ठीक है, चलो तो इसको मैं रफ कर देता हूं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको इतनी बात पता चल गई, लेकिन आपको यहाँ पर एक और बात पता होनी चाहिए, वो क्या, कि भाई रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो x के किन मानों के लिए ये अवकलित होगा वो हमें जरूर यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो जैसे कि आप जानते हो, यहाँ पे x का मैं कोई भी मान रख दूं, स्क्वायर होके पॉजिटिव बनेगा। ध्यान रखिएगा, जो रूट होता है ना, रूट, ये रूट मतलब है आपके पास क्या होता है, मूल, वर्गमूल जो होता है आपका, इसके अंदर हमेशा धनात्मक होनी चाहिए वैल्यू। इसके अंदर धनात्मक होगी तभी यह वास्तविक संख्या कहलाएगी, तभी यह क्या होगी, वास्तविक संख्या। ये बात समझ में आ गई ना, ये बात हम जानते हैं। जब रूट के अंदर धनात्मक होती है तभी ये वास्तविक संख्या होती है। अब देखो यहां पर रूट है, ठीक है, यहां से अच्छे से समझोगे, उसको हम बाद में सॉल्व करने के लिए हमने ऐसा लिखा है, यहां से समझो। तो जब हम x का चाहे जो मान रखें, चाहे प्लस में रखें चाहे माइनस में रखें, स्क्वायर होके हमेशा प्लस रहेगा, मतलब यह सदैव पॉजिटिव रहेगा, हाँ या ना, यह सदैव धनात्मक रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं तो x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए, जैसे यहां पे मैं बात करता हूं बच्चे, तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये वाला पार्ट, ये तो कभी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा यहां पर। लेकिन यहां की माइनस वाली वैल्यू जब मैं रखूंगा तो ये वाली वैल्यू जो होनी है ना बच्चे, ये इसको माइनस कर सकती है, यानी कि 3x + 2 जो है ना बच्चे, ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो भाई 0 से अगर मैं इसको बड़ा करना चाहता हूं यहां पर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बच्चे, यहां से मैं बोल सकता हूं कि x मेरा बड़ा होना चाहिए -2/3 से, -2/3 से x मेरा क्या होना चाहिए, बड़ा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर मैंने लिखा भाई कि इसको मैं ये लिख सकता हूं, जहां 3x + 2 > 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ताकि मेरा वास्तविक संख्या बने। ठीक है ना, अवास्तविक संख्या आ जाएगी तो वो अपरिभाषित हो जाएगा फलन मेरा। तो परिभाषित फलन करना हमको, तो वो वास्तविक संख्याओं के लिए ही परिभाषित होगा। तो यहां पर किन x की किन मानों के लिए बच्चे परिभाषित होगा, x > -2/3 के लिए यह फलन y जो होगा वह परिभाषित होने वाला है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि फलन जब परिभाषित होगा यानी कि वह परिमित मान देगा, जब अपना परिमित और वास्तविक मान देगा जब आपका, तभी वह अवकलित हो सकता है ना। इसीलिए हम ये कंडीशंस यहां पर रख रहे हैं ताकि हम इसका अवकलन निकाल सकें। ठीक है, तो चलो भाई अवकलन निकालते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है ना, चलो, तो हमने इसके अंदर का मान रखा है ये >0, यानी >0 का मतलब होता है धनात्मक होना। ये बात पता है ना, धनात्मक होना। इसको धनात्मक रखने के लिए 0 से बड़ा रखना पड़ेगा, खत्म बात। चलो खैर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम निकाल लेते हैं अवकलन। अब हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों, अवकलन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या निकालेंगे हम, dy/dx। तो dy/dx करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो ये x की घात इतना है बच्चे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x की घात 1/2, क्लियर। और वहां पर क्या आ जाएगा 1/2 माइनस ये, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास क्या 3x + 2 की घात 1/2 माइनस 1। तो 1/2 माइनस 1 क्या आ जाता है मेरे पास, ये आ जाता है माइनस का 1/2। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे माइनस का 1/2 आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद मेरे पास क्या मिलने वाली है वैल्यू यहाँ पर। अब एक बात और समझो यहाँ पे, ये तो मैंने x वाला फॉर्मूला लगाया, x की घात n वाला, लेकिन ये x तो नहीं है ना, तो इसका फिर से होगा। जब इसका फिर से होगा तो किसका होगा 3x + 2 का, 3x + 2 का फिर से होगा तो 3 मिलेगा मुझे गुणा में। तो पहले तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने इसका अवकलन निकाला, उसके बाद फिर मैंने 3x + 2 का अवकलन निकाला। इतनी बात क्लियर है ना। तो आपको पता है कि x की घात n का अवकलन क्या होता है, n x की घात n-1। तो यही किया है मैंने। n मतलब ये आपके पास जो 1/2 है ये पहले आ गया, फिर x की घात n-1 यानी कि 1/2 माइनस 1, तो माइनस का 1/2 आ गया। क्योंकि ये x नहीं है इसीलिए इसका फिर से अवकलन हुआ तो 3 आया। आगे बढ़ जाते हैं, सेम काम वहां करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं प्लस का साइन लिख दिया, माइनस का 1/2 है तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 पहले, ठीक है। फिर होगा क्या माइनस का 1/2 माइनस 1, तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। तो 2x² + 4 माइनस का 3/2, ये माइनस का 3/2 बन गया मेरे पास, यस और नो, है ना, माइनस का 3/2। लेकिन ये x तो नहीं है जिसका हमने ये फॉर्मूला लगाया है, तो इसको फिर से हम अवकलित करेंगे तो यहाँ पे 4x आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा भाई 4x। तो चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा बहुत काटा पीटी हो रही तो काटा पीटी कर लेते हैं। ये 2 से ये कट जाएगा 2 बार, और कुछ कट रहा है कहीं पे नहीं, और कहीं पे कुछ भी कटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो हम इसको फाइनली लिख लेते हैं यार सॉल्व करके, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, तो इसको रूट के रूप में आप वापस से लिख लो। तो देखो 3 ऊपर है 3, ठीक है, और बटे में 2 है मेरे पास, और ये माइनस का है तो माइनस वाला पार्ट नीचे आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और अंडर रूट में आएगा तो 3x + 2। जैसे हमने इसको ये लिखा था ना -1/2, तो वापस से इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं। माइनस वाला नीचे आके प्लस का हो जाएगी, घात प्लस की हो जाएगी, और घात 1/2 है तो उसका रूट लगा दिया। फिर यहां पर है मेरे पास माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन मैंने यहां पर लगा दिया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। और ये हो जाएगा मेरे पास क्या 2x ऊपर की तरफ, और बटे में ये माइनस का है तो ये नीचे आ जाएगी बच्चे, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास घात कितनी होने वाली है बच्चे, प्लस का 3/2 हो जाएगी नीचे आके, तो 2x² + 4, और इसकी घात हो जाएगी 3/2। तो यार ये आपको जो है फाइनल आंसर मिलने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखो, कहीं पे भी दिक्कत परेशानी हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है, ठीक है। क्लैरिटी, एक बार अंगारे बिछा दो यार जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उदाहरण नंबर 38 का ही पार्ट 2 है। अब इसके अंदर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मान लो कि log a बेस पे अगर मेरा p है, और इसको मुझे किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करना है, यानी दूसरे आधार में कन्वर्ट करना है। मान लेते हैं कि इसको किसी b आधार में कन्वर्ट करना है, तो यहां ऊपर नीचे b आधार लिख लेंगे, इस p को यहां लिख लेंगे, और इस a को यहां लिख लेंगे। तो इस तरीके से आधार परिवर्तन हो जाता है ना, कि अगर a आधार है तो p आधार में लेके आएंगे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ log के साथ कुछ नहीं लिखा तो ये e आधार होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये e आधार पे होता है, ठीक है। किस पे होता है, ये e आधार पे होता है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कि इसका ये नोटंकी हटाने के लिए हमको e आधार पे पूरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 7 को किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, e आधार पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं कन्वर्ट, कैसे करेंगे। तो इसी को बराबर में लिखा मैंने इस तरीके से, e आधार में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मतलब बदलने में क्या करेंगे बच्चे, log e ऊपर और log e नीचे लिख दिया। इसको ऊपर लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, तो ये log x आ जाएगा मेरे पास, है ना, और e बेस पे ही है ये, और ये जो 7 है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पर ये वाला बेस है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये 7 यहाँ आ गया, क्लियर। हाँ, अब नॉर्मल सा फॉर्मूला लगा दीजिए, जैसे नॉर्मल फॉर्मूला लगता है। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसके लिए। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या है वो बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो x की रेंज होगी वह होगी x ग्रेटर देन 1। x का जो बच्चे मेरे पास सॉरी डोमेन होगा, प्रांत होगा यहाँ पर, वह क्या होगा मेरे पास x ग्रेटर देन 1 है, कि x की सभी वास्तविक मान जो 1 से बड़े हैं वो सारे के सारे यहां पर वैल्यूज ले सकते हैं। अब क्यों ले सकते हैं, तो आपको सबसे पहली बात पता है कि अगर मैं सिर्फ इतने की बात करता हूं,
ठीक है, प्रांत बोले तो ये y इज इक्वल टू में है मान लीजिए। तो यहां से अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट की बात करता हूं तो x जो होगा मेरा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि धनात्मक होना चाहिए, यस और नो। ये बात हम जानते हैं जब हमने log x के बारे में पढ़ा था स्टार्टिंग में। लेकिन यहां पर एक और चीज है कि अगर 0 से अगर मैं x की बात करता हूं 1 तक की, तो 0 से 1 तक के बीच में जब आप log x को सॉल्व करते हो तो इसके मान नेगेटिव आता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर ये मान नेगेटिव हो गया तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा log 7, और यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जब आप log x की वैल्यू निकालोगे तो ये नेगेटिव आएगी। अब ये log नेगेटिव वैल्यू लेगा ही नहीं, आपको पता है यहाँ पे, क्योंकि इसके प्रांत में ही नहीं आती है ना। जो ऋणात्मक मान होते हैं वह तो भाई हमारा लघु गणक में क्या होते हैं, प्रांत में ही नहीं आते हैं। तो इस कारण से मैं 1 से बड़ी वैल्यू लूंगा, इसीलिए मेरे पास यहाँ पर इस पूरे का जो प्रांत होगा वह क्या होगा, x ग्रेटर देन 1, और उसी के लिए ही यह परिभाषित होने वाला है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे कि भाई ये इस तरीके से चाहो तो लिख सकते हो आप, ठीक है। अतः यहां पे इतना लिख के, अतः x ग्रेटर देन 1 के लिए यह फलन परिभाषित है। इस तरीके से आप कुछ लाइनें लिख सकते हो। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब सॉल्व कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं, अब तो सॉल्व करना है ना। कैसे सॉल्व करना है, dy बटा dx निकालना है। तो dy बटा dx हम निकालेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या, अचर है बच्चे, तो ये तो बाहर आ जाएगा log 7, ठीक है। ये log 7 तो बाहर आ गया, मैं सिर्फ log लिख रहा हूं, सब ई बेस में ही है, ठीक है। तो ई बेस वाला ही log रहेगा मेरा, तो सबको मैं इसमें log में ही लिख रहा हूं। तो ये हो गया मेरे पास log 7, ठीक है। और अब इसका हो जाएगा भाई क्या, डिफरेंशिएशन, इसका हो जाएगा अवकलन। तो log ऑफ log x का अवकलन हो जाएगा 1 बटा log x, फिर 1 बटे log x का फिर से करेंगे तो 1 बटा x। तो फाइनल उत्तर क्या आएगा मेरे पास, फाइनल उत्तर आएगा x log x log 7। हाँ भाई, किसी को दिक्कत परेशानी डाउट कहीं पे भी हो तो पूछ सकता है। कहीं पे दिक्कत डाउट परेशानी क्लियर है। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसके बाद। तो मेन तो यहाँ पे था कि डिफाइन करना है हमें, मेन क्या था, हमें डिफाइन यानी परिभाषित करना है फलन को। तो फलन परिभाषित होगा x ग्रेटर देन 1 पे, ठीक है, x ग्रेटर देन 1 के लिए, x 1 से बड़े के लिए। और एक से बड़ा क्यों होना चाहिए, क्योंकि 0 से तो बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि प्रांत में ही आता है। लेकिन 0 से 1 के बीच में यह थोड़ी सी नेगेटिव वैल्यू दे देता है, मतलब इसका मान नेगेटिव आता है, यानी y का मान नेगेटिव, सिर्फ log x की बात कर रहा हूं। तो जब ये नेगेटिव दे देगा तो log 7 नेगेटिव के साथ में यह इसके प्रांत में आएगा ही नहीं, इसीलिए हमने 1 से बड़ी वैल्यू ली है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई आपको, ताकि हमारा जो प्रांत है वो धनात्मक हो जाए पूरे उसके लिए, log के लिए। तो भाई एक और बात बता दूं भाई कि अगस्त गॉन और चंदा मामा ऑन का 20% आपके पास पूरा फ्लैट डिस्काउंट है बच्चे। ये बार बार मौका नहीं मिलता है, नॉर्मली आप 15% डिस्काउंट पे ही जो है कोर्स परचेस करते हैं। तो अगर आप अभी भी संकल्प बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इससे बेस्ट अवसर नहीं है आपके पास। फ्लैट 20% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है Y767 कोड यूज करके, Y767 कोड यूज करके बच्चे। अब इसके लिए आपको कैसे यूज करना है वो मैं आपको क्लास के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। आप ऐप से भी यूज कर सकते हो, कॉइन्स यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। चलो खैर अच्छी बात है भाई। यहां पर अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, और उदाहरण नंबर 39 है हमारे पास, ठीक है। लास्ट में बताता हूं, ठीक है बच्चे, लास्ट में बताता हूं किस तरीके से आप परचेज करके इस कूपन कोड का यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप ऐप शॉर्ट्स भी मैंने बनाया है, वहां पर आप जाके देख सकते हो कि ऐप पे कैसे परचेज करते हैं। यहां पर उदाहरण नंबर 39 के अंदर हमारे पास क्या है, 3 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक एक करके सारे के सारे उदाहरण देखते हैं भाई। सबसे पहला उदाहरण हमारे पास cos इनवर्स sin x, ठीक है। तो यहां पर आप जानते हो कि साइन को हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स sin x, ठीक है। और यहां पर हम जानते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं साइन को, cos इनवर्स cos पाई बटा 2 माइनस एक्स, हाँ या ना। ये बात हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये बताओ। cos 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है कि नहीं,
तो ये बात हम जानते हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर एक बात बस ध्यान करने वाली क्या है कि जो मेरा x होगा बच्चे वो क्या होगा, वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसके प्रांत में आना चाहिए ये पूरा पार्ट, π/2 माइनस ये x नहीं सिर्फ π/2 माइनस x जो होगा, यह जो होगा यह इसके प्रांत में आना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात। ये जो मेरे पास ये थीटा है पूरा का पूरा, यह क्या होना चाहिए बच्चे, ये इसके प्रांत में आना चाहिए, मतलब अगर मैं इसकी बात करता हूं इसके प्रांत में आना चाहिए, ठीक है, 0 से लेकर पाई तक इसका प्रांत होता है हमारे पास, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो यहां से ये इसके प्रांत में है कि नहीं, यहाँ पे कुछ दे के नहीं रखा है तो हम मान के चलते हैं कि ये इसके प्रांत में, हम बता रहे हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा y बराबर cos से cos खत्म, ये आ जाएगा π/2 माइनस x। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x के सापेक्ष में अवकलन, निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर 0 - 1, आंसर आ जाएगा -1, यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्लियर है, समझ में आया? एक बार अंगारे बिछा दो बच्चों, सभी के सभी, जितने बच्चों को क्लैरिटी है सभी के सभी फटाफट से अंगारे बिछा देंगे यहाँ पे। क्लैरिटी सबको एकदम भन्नाट वाली। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास tan इनवर्स साइन 1 प्लस कॉस x, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखना है बच्चे, अवकलन के केस में जब इसकी बात करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे 1/, देखो ये वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर ये 0 हो गया, ये वाला पार्ट अगर 0 हो गया बच्चे, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और tan इनवर्स इंफिनिटी तो फिर इंफिनिटी हो जाएगा। क्यों, tan बढ़ाता है, tan का मान 0 पे 0 होता है, tan 90 पे इंफिनिटी चला जाता है, तो सोचो इंफिनिटी पे कितना चला जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। तो इंफिनिटी पे अपरिभाषित हो जाएगा ये, तो इस कारण से 1 प्लस cos x जो होगा ना बच्चे, 1 प्लस cos x, यह क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि cos x -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही बात। इसका मतलब कि जो x है, यानी कि जो ये है मेरे पास, यह मेरा पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, सिंपल। जो इसका कोण है वह पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। ये इतना सा दिमाग लगाना है भाई, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या ये दिमाग लगा पाए आप? सारी चीजें क्लियर है। 1/, में ये 0 नहीं होना चाहिए, सिंपल। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम अवकलन करते हैं स्टार्टिंग में, अवकलनीयता चेक करते हुए हैं, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 को वहां भेज दिया, तो cos x -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब -1 क्या होता है, cos पाई होता है, तो इसका मतलब x पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहां पर देखो एक और बात, अब हम क्या करेंगे, इसको tan में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट पता है कि इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट tan में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो हम फॉर्मूले से कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसे, इसको लिख सकते हैं हम 2 sin x/2 cos x/2 बटे में, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस cos x है, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2। अब यहां पर एक और बात है बच्चे ध्यान से देखने वाली, वो क्या है वो, कि यहां पर cos x से हम एक cos x/2 को काट सकते हैं, लेकिन अब x/2, ये नीचे वाला जो x/2 है, कहीं ये 0 तो नहीं है, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल आउट नहीं हो सकता, 0 से 0 नहीं कट सकता, ऊपर नीचे 1 से 1 कट जाएगा 1 बार, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 0 से 0 नॉट डिफाइन होता है, अपरिभाषित होता है। तो देखे भाई, क्या x/2, दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, क्या x/2 मेरा π/2 के बराबर है, समझ रहे हो मेरी बात। इसका मतलब कि cos x/2 जो होगा वह मेरा cos π/2 यानी कि 0 के बराबर नहीं है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? मैंने दोनों तरफ ये यहां से मैंने ये कंडीशन निकाली, इससे मैंने ये निकाला, इससे मैंने ये निकाला, फिर दोनों जगह 2 से भाग दिया तो ये निकला, दोनों जगह cos ले लिया, cos x/2 मेरा cos π/2 यानी 0 के बराबर नहीं है। अब cos x/2 अगर 0 के बराबर नहीं है तो हम काट सकते हैं ऊपर नीचे cos को। ये है सिंपल सा फंडा यहाँ पे, जो कि आपको बताना है, ठीक है। ये लिखित में बताना है, ये मैंने आपको डेरिवेशन करके बता दिया है साइड में, ये आपको एक एक लाइन करके लिखनी है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे, चूंकि x/2 π/2 के बराबर नहीं है, अतः हम x से cos x/2 को cos x/2 से काट सकते हैं, ठीक है। चलो, तो 2 से 2 खत्म, तो ये मेरे पास क्या बन गया, देखो sin x/2 cos x/2, एक cos x/2 यहाँ नीचे बचेगा मेरे पास, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, और ये बन जाएगा tan x/2। अब आपको पता है यहाँ पे कि भाई ये tan से tan खत्म, तो x/2 बचेगा, ये y बराबर में है, तो बस dy/dx निकालेंगे जब अपन, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है।
देखो भाई कहीं पे परेशानी दिक्कत हो तो पूछ लो, नहीं तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लैरिटी पक्का श्योर? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भाई यहां पर भी इसको भी हम y बराबर मान लेते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखो, समझने वाली क्या बात हो गई यहां पे कि साइन इनवर्स यहां पर क्या है, इसका प्रांत तो होता है -1 से 1 के बीच में होता है। जब मैं इसके प्रांत की बात करूंगा तो इसका प्रांत क्या होता है बच्चे, -1 से 1 के बीच में होता है, बीच में नहीं मतलब -1 से 1 तक होता है। तो इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है ये -1 से 1 तक हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। 1 + 4 की घात x, ये रही हमारे पास ये। क्लियर है? तो अब मुझे एक बात पता है, क्या मुझे पता है कि यार अब देखो इसका क्या मतलब हुआ यहां पर, ये इससे बड़ा है या इसके बराबर हो सकता है या इसके बड़ा होगा, यही बोला जा रहा है इससे, ठीक है ना। यहां पर एक और बात है बच्चे कि x का चाहे जो मान रखो, यहां पे हम x के मानों को ही प्रांत बोलते हैं, आपको ये बात पता समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे x का चाहे जो मान रखो, जब a की पावर x की बात करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव जाता है, क्योंकि अगर x की घात अगर नेगेटिव भी रखते हो, 2 की घात -1 भी रखते हो तो 1/2 बनता है, यह भी धनात्मक है, यह भी धनात्मक है। तो x का चाहे आप जो मान रखो, चाहे यहाँ पे, तो ये बस इसको बटे में लेके आता है, लेकिन होता धनात्मक नहीं। इसका मतलब ये भी धनात्मक है, ऊपर वाला नीचे वाला भी धनात्मक है, तो ये पूरा का पूरा धनात्मक होगा। तो यह सदैव ये पूरा का पूरा वैल्यू धनात्मक ही होने वाला है, ठीक है। तो ये सदैव क्या होने वाला है बच्चे, धनात्मक। इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए ये धनात्मक होने वाला है। सो खैर इसको हम क्या देखेंगे बच्चे, इसको हम यहां से, अब इससे कम में तो कोई चांस है ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है। अब ये पूरा का पूरा अगर वैल्यू बड़ा है मेरा 1 से, ठीक है, मतलब 1 से बड़ा नहीं, मतलब धनात्मक है, तो इसको मैं कहां पर रख सकता हूं, इसको मैं रख सकता हूं क्या, सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि 2 की घात x + 1 बटे में 1 + 4 की घात x, ये < 1। सिर्फ हम इतनी इक्वेशन यहां पर ले लेते हैं, है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या करेंगे, इसको यहां भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2x की घात 1 + 1 बराबर हमारे पास, एक मिनट, ऊपर +x पे +1 था ना, हमने नीचे लिख दिया इसको, x + 1 है, हाँ अब ठीक है, इसका +1 नीचे उतर के आ गया। चलो वापस लिख देता हूं मैं यहाँ पर। तो 2 की घात x + 1 है मेरे पास ऊपर, और नीचे है मेरे पास 1 + 4 की घात x, ठीक है, बराबर बराबर नहीं, ठीक है, ये क्या है, < 1। हमने सिर्फ इतना पार्ट ले लिया यहाँ पर, और एक बात हमें पता है कि यहाँ पर ये वाला पार्ट जो होगा वो सदैव क्या होगा, धनात्मक होगा। ये बात हमें पता है यहाँ पे, ठीक है, ये बात आप लाइन में लिख देंगे कि यह जो होगा सदैव धनात्मक होगा, ठीक है। क्यों होगा ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज निकालेंगे, तो इसको मैंने यहाँ भेज दिया, तो ये हो जाएगा 2 की घात x + 1 है ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 की घात 1 गुणे 2 की घात 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह इसको यहां लेके गए तो 1+, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, ठीक है, क्या लिख दिया, 2 की घात x का स्क्वायर, ऐसे करके। क्यों? क्योंकि 4 की घात x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 2 की घात x, और आपको पता है ये गुणे में होता है, आगे पीछे लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो इस तरीके से मैंने इसको उठा के ये लिख दिया, ठीक है। चलो इसको मैं कर देता हूं रफ। अब 2 की घात 1 से भाग दे दो, तो यहां बचेगा 2, यहां पे सिर्फ 2 बचेगा, यहां पे भाग जाएगा तो 1/2 की घात x, प्लस यहां पे भाग जाएगा तो 1 ही 2 की घात x बचेगा। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, जो कि x की किसी भी मान के लिए फलन को परिभाषित कर देगा। फलन परिभाषित है, तो ये आपको लिखना है, इतना आपको करना पड़ेगा पहले। इतना मुझे पता चल गया कि किसी भी x की किसी भी घात के लिए, x की किसी भी वैल्यू के लिए, x की किसी भी मान के लिए हमारे पास क्या होगा, यहां पर ये वैल्यू दे देगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, यह फलन होगा हमारा परिभाषित हमेशा। इतनी बात सबको क्लियर है? तो भाई बताओ जल्दी, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो तो यहां पे आ जाते हैं वापस से, तो ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स, और ये यहां पर इसकी वैल्यूज हम थोड़ा सा लिख लेते हैं अच्छे से। तो ये 2 की घात x गुणे 2 कर देता हूं इसको मैं, और यहां पर लिख देता हूं 1 +
वही सेम टू सेम जैसे मैंने वहां पर लिखा हुआ है 2 की घात x और ये स्क्वायर ऐसे करके, ठीक है। और यहां पर हम क्या करते हैं कि माना, या नीचे लिख देता हूं मैं, माना 2 की घात x बराबर tan थीटा, या tan x लिखा हुआ है ना, tan थीटा मान लेते हैं क्या मान लेते हैं, tan थीटा। बस यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज y बराबर साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 tan थीटा, देखो 2 tan थीटा, और बटे में हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, और ये tan थीटा का स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। यहां पर अब ब्लैक पेन से अपन लिखते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, y बराबर 2 थीटा, ठीक है। और 2 थीटा का मतलब क्या, 2, और यहां पर क्या आ जाएगा भाई मेरे पास 2 थीटा, थीटा थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स क्या आ जाएगा 2 की घात x, tan इनवर्स 2 की घात x। इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं अपन, ठीक है। यहां से थीटा का मान निकाल लिया, ये वाला मान यहां से निकाला है हमने, ठीक है ना। 2 तो पहले से ही था यहाँ पे, 2 थीटा का 2 तो पहले से ही था यहाँ पे, इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहां से हमने इसको थीटा निकाला, थीटा का मान निकाला हमने, क्या tan को यहाँ भेज दिया, तो tan इनवर्स 2x हो जाएगा, खत्म। अब सॉल्व कर लो, dy बटा dx निकाल लेते हैं आप, dy बटा dx, तो 2 तो मेरा बाहर ही रहेगा, इसका तो कोई टेंशन नहीं। tan इनवर्स x का मतलब क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 की घात x का स्क्वायर, लेकिन ये x तो है नहीं तो इसका फिर से होगा, तो 2 की घात x का 2 की घात x गुणे log 2। तो ये रहा भाई मेरे पास कुल मिलाकर वैल्यूज का संग्रह। यहां तक देख लो भाई, किसी को भी डाउट दिक्कत परेशानी हो तो पूछ सकता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है, क्लैरिटी है सबको। अब देखो यहाँ पे ये 2 है, 2 की घात 1 है, और ये 2 की घात x है, तो ये गुणनफल वाला नियम लग जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, ये रहा मेरे पास log 2, और बटे में ये स्क्वायर यहां लगा देंगे, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और घात में x जो था मेरे पास वो वैसा का वैसा ही। तो ये रहेगा मेरे पास फाइनल इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लैरिटी, समझ में आया, मजा आया? अजीब से क्वेश्चन है, लेकिन यही तो मजा है भाई, जो मजा यहाँ है ना, थोड़ा वापस से 1-2 बार इस वीडियो को देख लेना, आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि मैंने एकदम डिटेल में समझाया है ना। एक बार में ना है, इसको बार बार देखना, घबराना नहीं, लेकिन ठीक है, मैं हूं यहाँ पे आपके लिए। उदाहरण नंबर 40 पे आ चुके हैं बच्चे, उदाहरण नंबर 40 को देखते हैं। क्या बोला जा रहा है कि यदि सभी जो x है वो 0 से पाई के बीच के लिए fx बराबर साइन की घात साइन x, अगर ये आपका फलन है तो f डैश x निकालना है। तो यहाँ पे आपको दे के रखा हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है, अब आपको निकालने की जरूरत नहीं, दे के रखी हुई चीजें आपको डायरेक्ट सॉल्व करो, इसके अंदर कोई खास वो नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। y बराबर लिख दो इसको, ठीक है, y बराबर लिख देते हैं, y बराबर fx बराबर साइन x की घात साइन x। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसीलिए किया क्योंकि फलन के ऊपर फलन है, इसीलिए y ले लिया ताकि हम log ले सकें। तो अब हम लेंगे log y, क्या लेंगे हम, log y। log y बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, log y बराबर हो जाएगा log साइन x की घात साइन x, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, साइन x को पहले लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा log y बराबर साइन x, और ये हो जाएगा log साइन x, ठीक, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं कहीं पे भी। ये साइन x उठा के यहाँ आ गया और ये log साइन x हो गया। बस सॉल्व कर लो, 1 बटा y dy बटा dx बराबर, इन दोनों में गुणनफल नियम, तो साइन x वैसा का वैसा ही, log साइन x का 1 बटा साइन x, ठीक है, log x का 1 बटा x, लेकिन ये x तो है नहीं तो इसका फिर से होगा, तो साइन x का हो जाएगा cos x, प्लस log साइन x वैसा का वैसा ही, फिर साइन x का करेंगे तो क्या आएगा cos x, ठीक है। ये साइन x से साइन x खत्म हो गया मेरे पास, ठीक है। चलो, अब ये साइन x से साइन x क्यों काट सकते हैं हम, क्योंकि साइन x 0 नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि साइन 0 0 होता है और साइन पाई 0 होता है, इस वैल्यू पे 0 होता है साइन, और इस वैल्यू पे साइन 0 होता है मेरा, समझ रहे हो मेरी बात।
लेकिन ये x ना 0 के बराबर है ना पाई के बराबर, ये इसके बीच में कहीं पे है, और अगर इसके बीच में कहीं पे है तो इसके बीच में कहीं पे ये 0 नहीं होता है। समझ गए ना बात को? 0 से पाई के बीच में साइन 0 नहीं होता। ये देखो, ये इसीलिए ही देके रखी थी ताकि आप साइन से साइन काट सको, 0 से 0 नहीं कट सकता, ये बात आप जानते हो, है ना, अपरिभाषित होता है। तो ये पाई है मेरे पास, ये पाई/2 होता है और ये 0 है, तो इससे ऊपर है, मतलब यहां कहीं से होगा और यहां कहीं से स्टार्टिंग होगी, 0 नहीं है कुल मिला के, तो यहाँ पे कहीं पे भी साइन x हो सकता है, ठीक है, और उसके कारण से जो y होगा वो 0 नहीं मिलेगा कुल मिलाकर। तो मेरे ख्याल से ये कंडीशन जो दे के रखी है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि हम साइन से साइन को काट सकते हैं। तो साइन से साइन को काट के हमको मिलेगा, y इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन x की घात साइन x, और अंदर क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा cos x प्लस, अच्छा cos x को आप कॉमन भी निकाल सकते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log sin x, और ये बाहर cos x आ गया। देखो भाई, चेक करो, फटाफट से चेक करो, कहीं पे डाउट दिक्कत परेशानी हो तो पूछ सकते हो भाई जल्दी से। क्लैरिटी है सबको? समझ में आ गया? किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो पूछ सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो 1 प्लस लॉग साइन एक्स कॉस एक्स, ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स को कॉमन निकाल के बाहर रख दिया हमने, सिंपल, ठीक है। चलो, सो ये रहा भाई, सिंपल सा कहानी है, ठीक है। और आप चाहो तो इसको जो है डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब अगर आपके पास सीवीटी के अंदर ये एग्जाम आता है जिसके अंदर फलन के ऊपर फलन देके रखा हुआ है, तो इसको कैसे करोगे? इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हो dy/dx बराबर, सबसे पहले तो यही उठा के एज इट इज लिख दो, जो फलन के ऊपर फलन है इसको उठा के ऐसा का ऐसा लिख दो, फिर यहां पर लिखो 1 प्लस लॉग, इसके बाद ये जो फलन दिख रहा है यही लिख दो, ठीक है। इसके बाद ये जो फलन है, ये जो दिख रहा है फलन, मतलब कोई भी एक साइन एक्स उठा लो क्योंकि दोनों ही साइन एक्स होंगे, इसका आप निकाल लो अवकलन, अवकलन क्या होगा इसका? कॉस एक्स, ये बाहर लिख दो ब्रैकेट में, ये आपका आंसर आ गया। लिख नहीं रखे यहाँ पे, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये टेक्निक है याद करने वाली, अगर cos x होता तो यहाँ cos x, यहाँ cos x, यहाँ cos x और यहाँ cos x का माइनस साइन x आ जाता बस, ठीक है। तो इसी तरह x की घात x, है ना, ये सब ट्राई करके देखना अलग अलग, ये शॉर्ट ट्रिक काम आती है कि नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। खैर, लेकिन ये कंडीशंस चेंज हो जाएंगे, ये कंडीशंस अगर नहीं देके रखी हुई हैं तब तो आप ये डायरेक्ट ट्रिक्स लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उदाहरण नंबर भाई 41 के अंदर आ जाते हैं। उदाहरण नंबर 41 यानी 41वां उदाहरण क्या बोल रहा है यहाँ पे कि धनात्मक अचर a, ये धनात्मक है, पहले ही बोल दिया इसने कि धनात्मक है, ठीक है। और आपको पता है a की घात x के अंदर a धनात्मक होता था, जब हमने पढ़ा था, है ना, कहाँ पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था चर घातांकी फलन तब। तो ये a की घात t प्लस, ठीक है, 1/t, और यहाँ पर x बराबर t प्लस 1/t की घात a, तो कुछ बड़ा अच्छा सा देके रखा हुआ है, और ये पैरामेट्रिक फॉर्म देके रखा हुआ है, जो प्रचालिक रूप था आपका उस रूप में देके रखा हुआ है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? dy/dx के लिए पहले हमें dy/dt निकालना पड़ेगा, dx/dt निकालना पड़ेगा, और फिर हम dy/dt निकालेंगे। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना है हमको कि यहाँ पर जो t होगा बच्चे, t जो होगा बच्चे, वो t जो है मैं यहाँ पर क्या नहीं रख सकता? 0 के बराबर नहीं रख सकता हूँ। ये बात आपको समझ पा रही है? यहाँ पर मैं t 0 नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने t 0 रख दिया, अगर मैंने t 0 रख दिया तो क्या होगा? ये 0 हो गया तो ऊपर बन के इन्फिनिटी बन जाएगा, और इन्फिनिटी में कुछ भी प्लस करो या उसकी घात भी चढ़ाओ तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 0 रख दूंगा तो ये 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी बन गया तो बच्चे a की घात इन्फिनिटी, इन्फिनिटी चला जाएगा, तो इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। तो t 0 के बराबर ना होना चाहिए, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो x और y के सभी वास्तविक मानों के लिए यहाँ पर बच्चे ध्यान रखिएगा t बराबर 0 के लिए परिभाषित है, t बराबर 0 के बराबर नहीं होने में परिभाषित है, ठीक है ना, यानी कि t बराबर 0 के नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, क्योंकि t अगर बराबर 0 आ जाता है तो ये अपरिभाषित हो जाते हैं, x और y अपने आप में ही अपरिभाषित हो जाएंगे, है ना, इनफाइनाइट आ जाएगा यहाँ पर, तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब निकाल लेते हैं हम dy/dt सबसे पहले। तो dy/dt निकालेंगे तो a की घात x क्या होता है? a की घात x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, ये होता है a की घात x log a,
है ना, यही होता है सिंपल। तो ए की घात टी का ए की घात टी 1 प्लस टी और लॉग ए और लॉग ए, लेकिन ये टी तो नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। ए की घात एक्स का ए की घात एक्स लॉग ए होता है, लेकिन ये एक्स तो नहीं है। इसी तरह टी ए की घात टी का ए की घात टी होता है, ए की घात टी का ए की घात टी होगा, लेकिन ये टी तो नहीं है। तो टी नहीं है तो इसका फिर से होगा, इसका फिर से अवकलन होगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इसका 1 होगा, 1/t का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होगा। तो ये मेरे पास dy बटा dt मिलेगा। ठीक है, यहां आ जाते हैं, अब निकालेंगे dx बटा dt, dx बटा dt निकालेंगे, वो रहा x, उसका अवकलन निकालेंगे तो ये है a की घात x, मतलब x की घात है, सॉरी t की घात a। तो अगर मैं d बटा dt निकाल रहा हूं और t की घात a है, तो t की घात a क्या निकालते हैं, a t a माइनस 1, यही होता था, है ना। x की घात n आपको कैसे याद है, x की घात n याद है, n x n माइनस 1, यही याद है ना, तो वही एक ही बात है, एक ही चीज है। ठीक है, तो ये बात हम जानते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम इसका निकालेंगे अवकलन तो a पहले आ जाएगा, ये देखो a पहले आ गया, फिर यहां पर ये क्या आ जाएगा मेरे पास, t प्लस 1 अपॉन टी की घात a माइनस 1, लेकिन ये t तो नहीं है, ये तो t प्लस 1/t है, तो इसका फिर से अवकलन होगा, इसका फिर से अवकलन होगा तो 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा, खत्म बात। तो ये मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी, अवकलन समझ में आ गए होंगे। लाल पेन निकाल लेते हैं, और यहां पर आपको एक और बात जाननी है भाई, क्योंकि जब हम dx dy बटा dx निकालेंगे तो ये क्या होता है बच्चे, ये होता है dy बटा dt बटे में dx बटा dt। ठीक है, ये क्या होता है, dy बटा dx। ये चीज अगर हमें निकालनी है तो ये चीज जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, जो बटे वाला है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये बात हम जानते हैं। इसका मतलब कि dx बटा dt भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो भाई यहां पर मुझे बताओ जीरो कहां बनने वाला है, जब हम, ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे जहां t जो है वो प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहां t प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहां तो जीरो नहीं बनने वाला आपका। अगर यहां पर -1 रखोगे t तो ये भी -1 ये भी -1, यहाँ पे +1 रखोगे तो ये भी +1 ये भी +1, लेकिन यहां पर दिक्कत है, क्योंकि यहां पे अगर आप +1 रखोगे तो भी -1 बन जाएगा, यहां -1 रखोगे तो भी -1 बनेगा, क्योंकि -1 रखोगे तो नीचे +1 बन जाएगा, +1 रखोगे तब भी +1 रहेगा, और 1 से 1 कट के क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और हम इस पूरे को 0 नहीं बना सकते हैं, क्योंकि dy बाय dx में ये पूरा नीचे आता है बटे में 0, और बटे में 0 का मतलब अपरिभाषित, हमारे को परिमित मान आना चाहिए। क्लैरिटी, समझ आ गई बात, पक्का। इसका मतलब कि ये पार्ट 0 के बराबर कब नहीं होगा, जब t मेरा +-1 के बराबर नहीं होगा। क्या सबको इतनी बात समझ में आ रही है? जिन जिन बच्चों को नहीं आ रही मैं दरख्वास्त करूंगा वापस से रिकैप करके देखो, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जब भी हम यहाँ पे वैल्यूज निकालते हैं यानी डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसमें बटे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर अपरिमित बना देगा, अपरिमित मतलब इन्फिनिटी बना देगा, सिंपल, और इन्फिनिटी के लिए परिभाषित है ही नहीं हमारा। ठीक है, डी वाई और डी एक्स मतलब एक छोटी सी दूरी, एक छोटे से एक्स के लिए एक छोटा, मतलब वाई में चेंज बताता है, दर परिवर्तन बताता है। ठीक है, कि थोड़ा सा अगर हम एक्स में चेंज करते हैं तो वाई में क्या चेंज होगा ये बताता है। ठीक है, सो थोड़े से चेंज के लिए बताता है, एकदम इनफाइनाइट वाला कहां नहीं होता। चलो खैर, यहां पे आ जाते हैं, कहां तक हम पहुंच गए थे हम, बस यही है, अब हम निकाल लेंगे वहां पर। ठीक है, बस यहाँ पे t जो होगा, t का मान ये नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी रख दो। अब बस वही फाइनली है, dy बटा dx निकालते हैं। तो dy बटा dx निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy बटा dt बटे में dx बटा dt बराबर वैल्यू पुट कर देते हैं। अब जब हम ये दोनों बटे में रखेंगे तो देखो ये दोनों सेम है, ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है, ये दोनों हम 0 के बराबर भी नहीं रख रहे थे, याद है ना आपको, इसको, इन दोनों को हम 0 के बराबर नहीं रख रहे थे, यहां पे भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये 0 के बराबर, अब ये दोनों 0 के बराबर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि t बराबर हमने +-1 लिखा हुआ है, तो ये दोनों 0 के बराबर नहीं है, तो ये कट सकते हैं अब आपस में। ठीक है, अब जैसे ये आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ इतना पार्ट बचेगा। अब इतना पार्ट बचेगा तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो ऊपर आएगा मेरे पास a की घात t + 1/t log a की घात t + 1/t, ठीक है, ये आपस में रहेगा, और यहां पर log a बटे में
यहां पर है मेरे पास a t प्लस 1/t की घात a माइनस 1, ये रहेगा a t प्लस 1/t की घात a की घात माइनस 1। बस खत्म। ये रहा भाई हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। किसी को डाउट, दिक्कत, परेशानी हो तो पूछ सकता है। क्लैरिटी, अंगारे लगा दो यार, समझ में आ रही है तो बातें तो अंगारे लगा दिया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, पक्का। तो ये हमारा आंसर है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, इस वीडियो को जरूर वापस से देखना अगर दिमाग में चक्कर आ रहे हो तो, ठीक है। चलो उदाहरण नंबर 42, मेरे ख्याल से ये लास्ट उदाहरण होगा, फिर भी देख लेते हैं। तो यहां पर कभी भी इस तरीके से है, अब पहले x के सापेक्ष में कर रहे थे ना कि dx बटा dy बटा dx कर रहे थे। अब अगर ऐसा लिखा है कि e की घात cos x के सापेक्ष में sin स्क्वायर x का अवकलन कीजिए, तो पहले देखो कि किसका अवकलन निकालना है। sin स्क्वायर x का अवकलन, तो ये मेरा fx, तो ये हो गया मेरा fx, ये लिख लो भाई fx। जिसका अवकलन निकालना है वह fx होगा मेरा, जो अभी मैं तरीका बताने वाला हूं उसके लिए, sin स्क्वायर x, ठीक है। और जिसके सापेक्ष निकालेंगे वह होगा gx, जिसके सापेक्ष निकालेंगे वह होगा gx। और हमारा जो उत्तर होगा फाइनली वह क्या होगा, वह होगा f डैश x बटा g डैश x, ठीक है। ये हमारा क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गई बात। तो fx ये रहा मेरे पास और gx क्या है मेरे पास, e की घात cos x। तो हमारा मकसद क्या होगा बच्चे, हमारा मकसद होगा f डैश x निकालना, हमारा मकसद होगा g डैश x निकालना, और f डैश x बटा g डैश x आपको फाइनली यहाँ पर वैल्यूज निकाल देनी, ठीक है। तो ये आपको फाइनल निकालना है और आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि fx क्या होगा आपके पास, तो fx होगा जिसका अवकलन निकालना है, जिसका अवकलन निकालना है, ठीक है। जिसका अवकलन कैसे पता चलेगा, का लिखा होगा उसके पहले, साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन, जिसका अवकलन, तो जिसका अवकलन ऐसे के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष, जिसके, जी के लिख दिया मैंने, जिसके सापेक्ष निकालना है, ठीक है। तो जिसके सापेक्ष मतलब जिसके सापेक्ष, ऐसे करें इसको gx, तो ये नीचे आएगा, क्लियर। तो हमको पता है यार इसका f डैश x निकालेंगे तो ये आएगा 2 sin x, फिर sin x का फिर से करेंगे तो cos x आ जाएगा, इसका करेंगे तो e की घात cos x, फिर cos x का वापस करेंगे तो माइनस का sin x आएगा। बस यार उठा के वैल्यू यहां रख देते हैं अपन, तो ये आ जाएगा 2 sin x cos x बटे में आ जाएगा e की घात x, सॉरी e की घात cos x गुणे माइनस sin x। अब आपको पता है ये इससे तो कट जाएगा आपका, ठीक है। उत्तर बचेगा -2 cos x, ठीक है, और बटे में आ जाएगा e की घात cos x। देखो भाई यही आया कि नहीं आया, जल्दी से चेक करो फटाफट से, कैमरामैन फोकस करो, बच्चों सभी के सभी फोकस करो वही आंसर पे, यही आया कि नहीं, पक्का श्योर। बहुत बढ़िया यार। तो यार यही था बस सिंपल सी कहानी। संकल्प बैच 2024 सीयूईटी प्लस क्लास 12 दोनों के लिए रिलीज हो चुका है बच्चे, और सबसे बड़ी बात आज भारी डिस्काउंट है आप लोगों के लिए, और अगर आप इसको अवेल नहीं कर पाते हो तो बड़ी ही दिक्कत वाली बात हो सकती है आपके लिए, क्योंकि फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। तो करना कुछ नहीं है बच्चे, आपको चले जाना है फटाफट से। वैसे तो हमारे पास यहाँ पर ब्राउजर है, लाइव ब्राउजर पे चले जाते हैं अपन। हाँ, तो यहाँ पे आपको अड्डा 24/7 बच्चे सर्च कर लेना है, अड्डा 24/7। आप ऐप जैसे ही डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करते हो तो आपको ऑल कोर्सेज दिखेंगे। ऑल कोर्सेज के अंदर आपको अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जाना है, ठीक है। अंडर ग्रेड एंट्रेंस लिखा होगा, इसी में सेकंड नंबर पे लिखा होगा सीयूईटी। इसके अंदर आप देखोगे तो आपके पास लिखा होगा कोर्स कंटेंट, है ना। कोर्स कंटेंट में अगर आप जाओगे सीयूईटी के अंदर, यहाँ पर लास्ट में स्टोर आएगा, स्टोर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये कोर्सेस आ जाएंगे। जो 6वें नंबर वाला है वह है साइंस का, और फिर आगे स्क्रॉल करोगे तो और दिख जाएंगे आपको। अब यहाँ पर आपके सामने क्या है बच्चे, संकल्प दिख रहा है ना, तो इस पे क्लिक करोगे आप, तो आप यहाँ पे देखोगे कि भाई यहाँ पर जो ये बैच था आपका 5999 का बैच था, 5999 कि 6000 का ये आपका बैच था। और इसके अंदर आप जैसे ही कोड लगाते हो बच्चे, ठीक है, इसके अंदर कोड लगाते हो Y767,
क्या लगाते हो Y767 और अप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो ये आपके पास जो है सस्पेंस क्रिएट कर रहा है काफी सारा। ठीक है, ये आपके पास 4799 में बच्चे आपको यहां पर ये मिलने वाला है। ठीक है ना, कौन सा कोड लगाना है भाई, Y767, 20% का फ्लैट डिस्काउंट। इसके बाद मेरे ख्याल से पता नहीं फिर कभी आएगा कि नहीं आएगा डिस्काउंट। लेट मत करना, जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लेना, क्योंकि 5 तारीख से ये बैच जो है आपका चालू होने वाला है। ठीक है, ऐप से कैसे करना है शॉर्ट्स में जाके देख लेना, वहां पर आपको दिख जाएगा कि ऐप से कैसे डाउनलोड करना है। उसमें कॉइन्स का यूज करके आप इससे भी कम प्राइस में इसको परचेज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आज के लिए है। रात के 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी कर लेना। ठीक है, मिलते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो, बाय बाय।